एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्टडीज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हमें अपनी एज के साथ हमारे पोर्टफोलियो को चेंज करते रहना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? देखिए, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट या इक्विटीज़ में है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो, हमारी एफडीज हो, हमारा बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है वो हो, या फिर हमने कोई रियल एस्टेट में घर खरीद रखा हो, ज़मीन खरीद रखी हो, वो सब हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। हाँ, हमारा जहाँ पर्सनल हाउस है जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं रहने के लिए, उसे हम पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करते। बट जो सेकेंडरी हाउस है जहाँ पे हमने रेंट के लिए रख रखा है या और किसी वजह से रख रखा है, वो सब हमारे पोर्टफोलियो में कंसिडर होते हैं। इस एज में किस तरह का पोर्टफोलियो हमें बनाना चाहिए उसका एक बेसिक आइडिया इस वीडियो में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में समझना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैलेंस शीट जो होती है उसके अंदर एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है और शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। ये जो हमारे एसेट्स होते हैं इनको हम अपनी फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर बेसिकली एक फाइनेंशियल कैपिटल ही होती है। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है जिसे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल कैपिटल होती क्या है? तो आपका जो घर है या आपकी गाड़ी है, इस तरह की चीज़ें आपकी फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है। जो भी आपके टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जिससे आपको अगर उसे सेल करने जाएंगे तो आपको उस प्रोडक्ट का दाम मिलेगा। आप घर बेचेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, घर की एक वैल्यू होती है, कार की एक वैल्यू होती है, तो ये आपकी फाइनेंशियल कैपिटल होती है। वही जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो बेसिकली आपने जो एजुकेशन है आपकी इतने सालों की, जो आपने डिग्रीज ली है, जो आपने कुछ स्किल्स आपके पास है, तो ये ज़रूरी नहीं कि बेसिकली आपने डिग्री या एजुकेशन हो वही आपकी ह्यूमन कैपिटल है। अगर जैसे आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम आता है, मैकेनिक का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, जो भी आपकी स्किल है, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं लोग और उनके पास जो स्किल है वो भी उनकी ह्यूमन कैपिटल होती है। तो फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम एक इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों जानना ज़रूरी है फाइनेंशियल और ह्यूमन दोनों कैपिटल के बारे में। हम केवल फाइनेंशियल कैपिटल क्यों कंसिडर नहीं कर सकते जब हम एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो जो इंसान का करियर होता है उसे बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहली स्टेज होती है अर्ली करियर। ये वो स्टेज है जब आप शुरू या तो कॉलेज जाते वक्त पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपनी स्कूल फी देने के लिए, कॉलेज फी देने के लिए, या आपकी नई जॉब लगी है, आपकी शादी होने वाली, तो उस तरह की 20 से 35 साल की जो एज होती है उसको हम अर्ली करियर बोलते हैं। तो अर्ली करियर में बेसिकली क्या होता है कि आप जनरली स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आप सिंगल रहते हैं, तो आपकी इस टाइम पे आप नई या तो डिग्री कंप्लीट हुई होती है या उसके साथ ही आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल कुछ नहीं है, आपके पेरेंट्स की होगी, बट एज एन इंडिविजुअल आपने कुछ फाइनेंशियल कैपिटल अर्न नहीं की है। वो पेरेंट्स वगैरह का दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। वहाँ पे आपकी ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई रहती है क्योंकि आप नई नॉलेज ले रहे हैं, आपकी कैपिटल ह्यूमन कैपिटल ग्रो भी बहुत हो रही है और आपकी स्किल से डिग्री जो है वो अब आप मार्केट में लाने वाले जब आप फुल पोटेंशियल के साथ कॉलेज से बाहर हुए, कॉलेज से पास आउट हुए। तो उस तरह के सिचुएशन में ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रहेगी और फाइनेंशियल कैपिटल थोड़ी या कहूँ बहुत कम रहेगी। तो इस टाइम में आपके जो गोल्स होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि कुछ गाड़ी खरीद ले, ज्वेलरी खरीद ले, इस तरह के गोल होते हैं। कुछ ऐसे गोल भी होते हैं कि हमें अपना एजुकेशन लोन चुकाना है, आफ्टर जॉब आपने जो एजुकेशन पे लोन लिया है उसको चुकाना होता है। फिर कुछ टाइम बाद आप मैरिज का भी प्लान करते हैं 2-4 साल के अंदर, तो उसके अंदर कई लोग खुद खर्चा करते हैं, कई तो पेरेंट्स अगर खर्चा कर रहे तो वो एक अलग पॉइंट है, पर खुद खर्चा करना है तो मैरिज का भी एक प्लान होता है। फिर कुछ ऐसे भी प्लान होते हैं जिससे खुद का घर खरीदना है। तो जो प्लान से जैसे एजुकेशन लोन है, मैरिज प्लान है, ये तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। बट जो पर्सनल होम का प्लान है वो एक गलत प्लान होता है। आप बेसिकली पर्सनल होम जैसी चीज़ों को अर्ली करियर में ना इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर। जैसे आपने होम लोन ले लिया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन होता है। कार लोन भी मैं यही कहूँगा कि इनिशियल स्टेज में अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इट वॉन्ट बी वर्दी। देखिए, ये बात सही है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपका पैकेज है ईयरली 50 लाख का, 1 करोड़ का,
आप डेफिनेटली विद इन 35 ईयर्स घर बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सेकेंडरी हो जाती है। खुद का घर बनाने से पहले आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें आपको गाड़ी और हार की जो बात है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है या एक बहुत नेसेसिटी है, बट एक लाइफस्टाइल के लिए आपको आज की तारीख में कहीं गाड़ी या ज्वेलरी में अगर आप यूज़ कर रहे हैं पैसा अपना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा रॉन्ग चीज़ नहीं है। तो ये बेसिकली आपका उस टाइम का प्लान्स होते हैं जब आप सिंगल रहते हैं। उसी तरह फिर क्या होता है कि आप अगर मैरिड हो जाते हैं तो मैरिड के बाद आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती, जैसे कि आप फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग के अंदर भी मतलब बच्चे के खर्चे होते हैं, यंग बेबी के मैरिज के टाइम पे भी आपके खर्चे कुछ हद तक बढ़ भी जाते हैं। अगर सिंगल अर्निंग पर्सन है, दोनों अगर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है बढ़े या घट भी जाए। तो वो सारी चीज़ें होती है, जैसे बड़ा घर चाहिए, बाइक की जगह कार चाहिए फैमिली के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। बट उसी के साथ ये भी है कि अगर दोनों इनकम अर्न कर रहे हैं तो जो एसेंशियल्स है उस पर खर्चा कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी हो सकता है सेविंग्स बढ़ जाए। तो बच्चे जैसे जैसे फिर बड़े होते हैं, उनके अंदर और थोड़ी जिम्मेदारी उनके लिए बढ़ जाती है, जैसे उनकी स्कूल की फ़ी होती है। और बेसिकली हम ये माने कि प्राइमरी स्कूल में आजकल ज़्यादा फीस बढ़ रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट कि आप उसके लिए पहले से कुछ प्लान करना पड़े। आप ईयरली अपना खर्चे के हिसाब से स्कूल फ़ी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि अर्ली करियर में आपके पोर्टफोलियो में आपको क्या करना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि आपको अपनी अर्निंग का 10% मिनिमम सेव करना चाहिए। 10 to 20% इज़ आइडियल। 20 कर देंगे तो बहुत अच्छा है, पर 10 हमेशा करना चाहिए। अगर हम चाहे तो हम सेविंग कर सकते हैं, भले ही हमारी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। डेली 100 रुपीज़ कमाने वाला पर्सन भी 90 रुपीज़ खर्च करके अगर 10 सेव करेगा, तो ऐसा नहीं है वो 10 में बहुत कुछ खरीद सकता था जो मिस कर रहा है इसे सेव करके। तो ये चीज़ समझनी होगी हमें कि 10% कम से कम अपनी सैलरी का सेव करें। ज़्यादा करते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक हमारा आइडिया है। इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट का करना चाहिए। तो देखिए, इस एज में आप हाई रिस्क ले सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि आपको हाई रिस्क लेनी भी चाहिए। तो आप इसको स्टॉक मार्केट में, या अगर स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है तो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स में। बेसिकली ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इक्विटी के ही होते हैं, बट उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आप इसको इन्वेस्ट करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड की, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, या अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में जानने के लिए। बट बेसिक आइडिया यही है कि आप स्टॉक में, इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इसमें अपना 80 to 100% खर्च करें, और बाकी 0 to 20% आप एफडी हो या बॉन्ड्स हो इनमें खर्च करें। तो उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट बताई है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन एवरेजली मैं ये कहूँगा कि 10 से 15% ही, बट मोस्ट लाइकली आपको इतना रिटर्न मिल जाता है। तो आप देखिए, अगर 5 साल तक कोई पर्सन 5 years ईच 5000 हर मंथ SIP में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको 4,22,160 रुपीज़ मिलेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर, और आपका इन्वेस्टमेंट टोटल था 3,60,000। तो ये आपका हुआ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से। अगर यही आप एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, ये हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं जिसका रिटर्न एवरेजली 9% है, जबकि एफडी और इनका रिटर्न 6.5 रहता है। तो इस हिसाब से ये बॉन्ड में इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। और वो कितना है टोटल 5 years में, 3,72,671। तो आप यही समझ सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी बॉन्ड में, ये आपको उतना रिटर्न दे नहीं रही है। अब ये बात सही है कि इसमें रिस्क काफ़ी कम है। 90% ऑफ द टाइम आपका जो रिटर्न होगा वो 3,70,000 से ज़्यादा ही होगा, जबकि आप स्टॉक में ये चीज़ नहीं कह सकते। हो सकता है 4,50,000 भी हो सकता था, या फिर ये आपका 3,60,000 से कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। लेकिन इस एज में आप अगर लॉस में जा रहा है आपका म्यूचुअल फंड, तो आप उसे और लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं इन्वेस्टेड, आप उसको कवर कर सकते हैं किसी और जगह इन्वेस्ट करके। तो ये सब वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर इक्विटी में करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारी सैलरी में से हम किस तरह इन्वेस्ट करें। तो सैलरी का देखिए, अगर आपका 100% सैलरी है तो उसका 50% मान लीजिए अगर एसेंशियल में जाता है, और 30% आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन में करना इन्वेस्ट करना पड़ता है।
तो भी आपका सैलरी का मतलब 80% आप इन सब चीज़ों में यूज़ कीजिए। अगर आपका इससे कम है तो और बेटर है, बट 20% कम से कम आप इन्वेस्ट करें, और 20 में भी 80% उस 20 का। और मैं तो कहूँगा अगर 100% भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका 80% मतलब टोटल सैलरी का 68% इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और बचा हुआ 0 to 4% बॉन्ड्स या एफडी में करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ जाए एफडी की बजाय, क्योंकि एफडी का रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलता। और आप इतने समझदार है, मैं मानता हूँ अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो, कि आप थोड़ा बॉन्ड के ऊपर भी इजीली रिसर्च कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। हम आगे के इस सीरीज के वीडियोस में और अलग अलग एज ग्रुप के अंदर पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।